पिछले पाठों में हमने देखा कि दो चरों वाले दो समीकरणों के निकाय का हल हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। दो समीकरणों के निकाय को हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं प्रतिस्थापन विधि, तुलना विधि एवं विलोपन विधि। मुझे सब समझ आ गया। इन सभी विधियों में एक ही मुख्य बात है और समानता भी है। एक चर को हटाकर दूसरे चर का मान ज्ञात करना और फिर उसके मान से पहले चर का मान भी ज्ञात करना। और हाँ, आपने पिछले पाठ में वज्र गुणन विधि भी तो सिखाई थी। हाँ, वज्र गुणन तो x तथा y का मान सीधे ज्ञात करने की एक सूत्र ही है जो हमने विलोपन विधि द्वारा प्राप्त किए थे। इन समीकरणों के बारे में हमने इतना कुछ सीखा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि दैनिक जीवन में इनका कहीं कोई उपयोग भी है। दैनिक जीवन में इन समीकरणों का बहुत उपयोग है, विशेषकर विज्ञान से संबंधित समस्याओं का। आइए सबसे पहले छात्रावास से संबंधित एक समस्या लेते हैं। छात्रावास में आमतौर पर दो तरह के खर्चे होते हैं। पहला, कर्मचारियों का वेतन, छात्रावास का रखरखाव या भवन का किराया इत्यादि, जो कि आमतौर पर स्थिर होता है। दूसरा खर्चा होता है विद्यार्थियों के भोजन इत्यादि पर, और यह निर्भर करता है विद्यार्थियों के संख्या पर। समस्या है, एक छात्रावास का मासिक व्यय भवन के रखरखाव तथा भोजन आदि को मिलाकर 27,000 रुपए है, जबकि छात्रों की संख्या 20 है। यदि छात्रों की संख्या 50 हो जाती है, तब यह व्यय 45,000 रुपए हो जाता है। यदि भवन के रखरखाव का व्यय स्थिर रहता है और भोजन का व्यय छात्रों की संख्या पर निर्भर है, तो भवन के रखरखाव का व्यय तथा प्रति छात्र भोजन पर व्यय ज्ञात कीजिए। अब इस समस्या में दो अज्ञात राशियां हैं, इसलिए हम कोई भी दो चर लेकर उन्हें परिभाषित करते हैं। माना कि भवन के रखरखाव का व्यय x रुपए है तथा प्रति छात्र भोजन पर व्यय y रुपए है। अब पहले शर्तानुसार यदि भवन का रखरखाव का व्यय स्थिर है और 20 छात्रों पर व्यय दोनों का योग बन जाता है x जमा प्रति छात्र y रुपए भोजन पर खर्च होता है, यानी 20 छात्रों पर व्यय होगा 20y। इसलिए समीकरण बना x जमा 20y बराबर 27,000। दूसरा शर्त है, यदि छात्र 50 हो जाते हैं, फिर से हम समीकरण देखते हैं कि भवन का रखरखाव x रुपए जमा 50 छात्रों पर भोजन पर व्यय 50y बराबर खर्च हुआ 45,000 रुपए। ये पहला समीकरण बना और ये दूसरा। अब दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 30y बराबर 45,000 घटा 27,000 यानी 18,000। अर्थात y बराबर 18,000 बटा 30, अर्थात y बराबर 600। अब y के इस मान को किसी भी समीकरण में, पहले या दूसरे समीकरण में रखकर
हम x का मान ज्ञात करेंगे। यदि हम पहले समीकरण में रखते हैं y का मान, तो ये बना x जमा 20 गुणा 600 बराबर 27,000 रुपए, यानी x जमा 12,000 बराबर 27,000, अर्थात x बराबर 27,000 घटा 12,000 यानी 15,000, अर्थात हमें प्राप्त हुआ भवन के रख रखाव पर व्यय, ये हमें प्राप्त हुए 15,000 रुपए, एवं प्रति छात्र भोजन पर व्यय यह प्राप्त हुए 600 रुपए। अरे वाह, समीकरणों से दोनों खर्चे अलग अलग ज्ञात हो गए। चलिए मेरी भी एक समस्या का हल कीजिए। मेरे मित्र का घर 16 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार उस मित्र के घर की दिशा के विपरीत बड़ी तेज हवा चल रही थी और मुझे साइकिल से उसके घर पहुंचने में 2 घंटे लग गए, लेकिन लौटने में केवल 48 मिनट ही लगे। ज्ञात कीजिए कि हवा की क्या गति थी। अब इस समस्या में सिर्फ हवा की गति ही नहीं, हम साइकिल की गति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस सवाल में या इस समस्या में 2 अज्ञात राशियां हैं, इसलिए हम कोई भी 2 चर लेकर के उन्हें परिभाषित करते हैं। हम मानते हैं कि स्थिर वायु में साइकिल की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है एवं हवा या वायु की गति y किलोमीटर प्रति घंटे है। अब यह बात तो स्पष्ट है कि यदि साइकिल हवा की दिशा में जाएगी तो उसकी गति बढ़ जाएगी, और यदि साइकिल हवा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उसकी गति घट जाएगी। वास्तव में साइकिल की गति यदि वह हवा के विपरीत दिशा में जाती है तो बन जाएगी x घटा y किलोमीटर प्रति घंटा, एवं साइकिल की गति यदि हवा की दिशा में है तो बन जाएगी x जमा y किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें यह सूत्र भी पता है कि समय गुणा चाल बराबर दूरी। अब इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इस समस्या का हल करेंगे। पहले शर्तानुसार साइकिल 2 घंटे में हवा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और दूसरे शर्तानुसार 48 मिनट यानी 2/3 गुणा उसकी गति हुई जब वो हवा की दिशा में जाता है x जमा y, और वो दूरी वही तय करता है 16 किलोमीटर। इसे हम पहला समीकरण मानते हैं और इसे दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम सरल करते हैं। पहला समीकरण बना 2x घटा 2y बराबर 16, और दूसरा समीकरण बना 2x जमा 2y बराबर 48। इसे हम तीसरा समीकरण मानते हैं और इसे चौथा। इसे हम और सरल करते हैं, यानी दोनों पक्षों को हम 2 से भाग देते हैं दोनों ही समीकरणों में। तीसरा
तीसरा समीकरण बनता है x घटा y बराबर 8 और चौथा समीकरण बनता है x जमा y बराबर 24। अब इसे हम पांचवा समीकरण मानते हैं और इसे छठा। दोनों समीकरणों का हम योग करते हैं, हमें प्राप्त होता है 2x बराबर 32 यानी x बराबर 16। अब x के इस मान को हम पांचवें समीकरण में रखते हैं, हमें प्राप्त होता है 16 घटा y बराबर 8 यानी घटा y बराबर 8 घटा 16 अर्थात घटा y बराबर घटा 8 या हम इसे कह सकते हैं y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात हमारे पास आया साइकिल की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा एवं वायु की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया, हवा की गति भी ज्ञात हो गई और साइकिल की भी, बिना किसी गति मापक का उपयोग किए। और उत्तर भी कितना ठीक, साइकिल की गति निकली 16 किलोमीटर प्रति घंटा और मैंने देखा भी है कि मित्र के घर 16 किलोमीटर स्थिर हवा में जाने में मुझे 1 ही घंटा लगता है। यही नहीं, हम समीकरणों का उपयोग अन्य समस्याओं का हल करने के लिए भी कर सकते हैं। आइए एक ज्यामिति से संबंधित समस्या लेते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म में एक कोण का दुगना दूसरे कोण के तिगुने से 20 अंश अधिक है। इस युग्म के कोण ज्ञात कीजिए। अब यह ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें A तथा C सम्मुख कोण है। हमें पता है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 अंश होता है। अब इस समस्या में भी दो अज्ञात राशियां हैं, इसलिए हम कोई भी दो चर लेकर उन्हें परिभाषित करते हैं। अब इसमें दो अज्ञात राशियां हैं A कोण तथा C कोण और ये दोनों सम्मुख कोण हैं और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 अंश होता है। पहले हम लेते हैं युग्म का एक कोण A तथा दूसरा सम्मुख कोण C। पहला समीकरण बना A जमा C बराबर 180 अंश। दूसरा शर्त है पहले कोण का दुगना दूसरे कोण के तिगुने से 20 अंश अधिक है, यानी 2A बराबर 3C जमा 20 अंश। इसे हम सरल करते हैं या मानक रूप में लिखते हैं दूसरे समीकरण को, तो यह बनता है 2A घटा 3C बराबर 20। इसे हम दूसरा समीकरण मानते हैं। इस तरह से हमारे समीकरणों का निकाय बन गया। पहला समीकरण है उसमें A जमा C बराबर 180 अंश और दूसरा समीकरण बना 2A घटा 3C बराबर 20 अंश। पहले समीकरण को हम 3 से गुणा करते हैं, हमें प्राप्त होता है 3A जमा 3C बराबर
540 और दूसरा समीकरण हम ऐसे ही लिखते हैं 2a घटा 3c बराबर 20। अब इन दोनों समीकरणों का योग करने पर हमें प्राप्त होता है 5a बराबर 560, अर्थात a बराबर 560 बटा 5 यानी 112 अंश। अब a के इस मान को हम पहले समीकरण में रखते हैं c के मान को प्राप्त करने के लिए। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 112 जमा c बराबर 180, अर्थात c बराबर 180 घटा 112 अर्थात c बराबर 68। इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज के दोनों सम्मुख कोणों का मान, पहले कोण का मान हुआ 112 अंश और दूसरे कोण का मान हुआ 68 अंश। इन सभी प्रश्नों में हमने देखा कि कोई दो अज्ञात राशियां ज्ञात करने के लिए दो शर्तें भी दी होती है। अतः दो चर लेकर दो समीकरण बना लेते हैं और फिर उन्हें हल कर लेते हैं और प्रश्न का भी हल मिल जाता है। बिल्कुल ठीक। हम इन समीकरणों का उपयोग क्षेत्रफल से संबंधित समस्याओं के लिए भी कर सकते हैं। चलिए उदाहरण के लिए एक समस्या लेते हैं। समस्या है, एक आयताकार खेत का परिमाप 86 मीटर है। यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर कम हो जाता है। आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इस समस्या में भी दो अज्ञात राशियां हैं, इसलिए हम कोई भी दो चर लेकर उन्हें परिभाषित करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि यह आयत है, तो मानते हैं कि आयत की लंबाई x मीटर है तथा इसकी चौड़ाई y मीटर है। माना कि आयत की लंबाई x मीटर है तथा आयत की चौड़ाई y मीटर है, तो इसका परिमाप होगा 2x जमा 2y और इसका क्षेत्रफल होगा xy। अब परिमाप हमें दिया गया है 2x जमा 2y बराबर 86 मीटर, तो ये हमारा पहला समीकरण बना। सवाल को एक बार फिर देखते हैं। समस्या में दिया है कि यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए, यानी लंबाई अब इस आयत की बनी x घटा 5 तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, अर्थात अब इसकी चौड़ाई बनी y जमा 2, तो इसका क्षेत्रफल होगा x घटा 5 गुणा y जमा 2। अब समस्या में यह है कि ये जो नया क्षेत्रफल हुआ ये पुराने क्षेत्रफल से 50 वर्ग मीटर कम है, अर्थात हमारा समीकरण बना x घटा 5 गुणा y जमा 2 बराबर xy घटा 50। अब ये दूसरा समीकरण बना, इसे हम सरल रूप में लिख सकते हैं। पहले समीकरण को सरल करने के लिए हमने दोनों पक्षों को 2 से भाग दिया,
पहला समीकरण बना x जमा y बराबर 43। दूसरे समीकरण को सरल किया, बना xy जमा 2x घटा 5y घटा 10 बराबर xy घटा 50। इसे हम आगे सरल रूप में लिखते हैं तो ये बनता है 2x घटा 5y बराबर घटा 40। इसे हम तीसरा समीकरण और इसे चौथा समीकरण मानते हैं। तीसरे समीकरण को हम 5 से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों को, हमें प्राप्त होता है 5x जमा 5y बराबर 215। और चौथे समीकरण को उसी स्वरूप में लिखते हैं 2x घटा 5y बराबर घटा 40। दोनों समीकरणों को योग करने पर हमें प्राप्त हुआ 7x बराबर 175, यानी x बराबर 175 बटा 7 अर्थात 25। अब x के इस मान को हम समीकरण 3 में रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें प्राप्त हुआ 25 जमा y बराबर 43 अर्थात y बराबर 43 घटा 25 यानी y बराबर 18। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ आयत की लंबाई बराबर 25 मीटर एवं आयत की चौड़ाई बराबर 18 मीटर। समझ आ गया। जब भी कोई दो अज्ञात राशियां ज्ञात करनी हो तो दो समीकरणों का एक निकाय बनाकर और उसे हल कर अज्ञात राशियां ज्ञात की जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक। इस तरह से हमने देखा कि दो चरों वाले दो समीकरणों के निकाय हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिन चरणों की आवश्यकता है वे हैं दो चरांक लेकर उन्हें इकाई के साथ परिभाषित करना, दी हुई दो शर्तों के अनुसार दो समीकरण प्राप्त करना, प्राप्त समीकरणों के निकाय को उपयुक्त विधि से हल करना तथा जैसे पूछा गया हो इच्छित रूप में इकाई के साथ उत्तर लिखना। केवल x तथा y के मान निकालकर मत छोड़िए। अब आप पुस्तक में दी हुई समस्याओं का हल कीजिए। आशा है आप उन समस्याओं को हल कर पाएंगे। धन्यवाद।